जी, तो दोस्तों द जापान हाउस से शुजा हैदर नए लेसन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हम पढ़ेंगे एक टॉपिक गा अरु या गा इरु, इसका क्या मतलब है। अच्छा देखिए, पहली बात मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो लेसन्स हैं, ये जो वीडियोस मैं अपलोड कर रहा हूं, ये स्पेशली उन लोगों के लिए है जो संजीदगी से प्रॉपरली जैपनीज़ लैंग्वेज सीखना चाहते हैं और जैपनीज़ लैंग्वेज के एग्ज़ाम देना चाहते हैं। मिसाल के तौर पे JLPT, JLCT 1, 5 N5 से शुरू करेंगे आप, और N5 से बाद N4, N3, N2 और N1 तक आप पहुँचेंगे। तो इसके लिए ये बहुत प्रोफेशनल तरीके से बनाए हुए लेसन्स हैं। कुछ लोग जो सिर्फ ये चाहते हैं कि नहीं यार, हमें सिर्फ जो है बस इतना चाहिए कि हम कम्युनिकेट करने के काबिल हो जाएं, हम बस बोल चाल कर लें, हमें कोई लिखने पढ़ने का शौक़ नहीं है, हम बस सिर्फ बातचीत करना चाहते हैं, तो ये लेसन्स उनके लिए नहीं है। ठीक है। अगर आप सिर्फ बातचीत के लिए जाना चाहते हैं तो बहुत सी चीज़ें हैं। गूगल ट्रांसलेट पे आप चले जाइए और बहुत से आपको वीडियोस मिल जाएंगे जहाँ पर आप सिर्फ बोल चाल का जो है, रोज़मर्रा की बोल चाल, कुछ अल्फाज, टूरिस्ट अगर जाता है तो वो जापान में जाके किस तरीके से क्या चीज़ बोलता है, क्या पूछता है, वगैरह वगैरह, इसमें कुछ अल्फाज आपको मिल जाएंगे। ये जो लेसन्स मैं बना रहा हूँ ये स्पेशली फोकस किया गया है उन लोगों को जो N5, N4, N3 के एग्ज़ाम देना चाहते हैं, यानी कि पूरा प्रॉपरली बेस से टॉप तक लैंग्वेज सीखना चाहते हैं। तो ये जो है बहुत प्रोफेशनल कोर्स है, ये जहन में रख लीजिए। अच्छा, अब हम चलते हैं। N5 आपका टारगेट है, ठीक है। JLPT N5 का एग्ज़ाम आपका टारगेट है। तो आप क्या करते हैं, गूगल पे जाते हैं, टाइप करते हैं JLPT N5 वोकेबलरी, फिर JLPT N5 ग्रामर और JLPT N5 खांजी, JLPT N5 लिसनिंग, JLPT N5 ई को आप जो है डबल आई करके लिखते हैं, एडजेक्टिव्स। JLPT N5 ना को जो है आप जब टाइप करते हैं तो ना ही लिख देते हैं, ना, एडजेक्टिव्स। ठीक है। JLPT N5 वर्ब्स। तो ये सारी डिटेल आपको जो है इंटरनेट पे मिल जाती है। ठीक है। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, पहले हमने पढ़ी हिरागाना, फिर हमने पढ़ी कताकाना, फिर हम करेंगे खांजी, और उसके साथ साथ हम कर रहे हैं ग्रामर। इन चीज़ों को आपने लेके चलना है JLPT N5 टेस्ट पास करने के लिए। ठीक है। अगर आप JLPT या JLCT का एग्ज़ाम पास करना चाहते हैं, लेवल बेसिक लेवल यानी N5, तो आपको ये सारी चीज़ें लेके चलनी है। ई एडजेक्टिव की लिस्ट पड़ी हुई है इंटरनेट पे, ना एडजेक्टिव की लिस्ट पड़ी हुई है इंटरनेट पे। हम ई एडजेक्टिव का इस्तेमाल, ना एडजेक्टिव का इस्तेमाल, ये क्या है, कैसे इस्तेमाल किया जाता है, वो सब पिछली क्लासेस में हम पढ़ चुके हैं। वर्ब्स हम कर रहे हैं और मज़ीद करेंगे। खांजी के 4 लेसन्स मैं अपलोड कर चुका हूँ, मज़ीद लेसन्स अपलोड करूँगा। ग्रामर जो है वो है सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, वोकेबलरी और ग्रामर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो वोकेबलरी मैंने आपको बताया था कि कोई 900 के करीब, या आप 1000 समझ लें, 1000 वर्ड्स आपने N5 पास करने के लिए याद करने हैं। वो लिस्ट आपको जब आप गूगल पे ये टाइप करेंगे तो पूरी वोकेबलरी की लिस्ट आ जाएगी, उसमें से रोज़ के 15-20 अल्फाज आप याद किए जाएँ तो आपको 3 महीने से 2.5 से 3 महीने में आपको सारी वोकेबलरी जो है N5 की याद हो जाएगी। देखिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन लर्निंग अ लैंग्वेज इज़ वोकेबलरी। जब तक आपके पास अल्फाज नहीं होंगे, ग्रामर क्या है, ग्रामर जो है उन अल्फाज को एक प्रॉपर वे में जोड़ने का तरीका सिखाया गया है। तो सीखेंगे आप जोड़ने का तरीका, तो आपको उस वक्त आएगा जब आपके पास अल्फाज, वर्ड्स होंगे। जब वर्ड्स ही नहीं होंगे तो आप उनको जोड़ेंगे क्या। ठीक है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है वो वोकेबलरी और ग्रामर। यहाँ पे हम आपको ग्रामर पढ़ा रहे हैं। वोकेबलरी आपने लिस्ट निकाल लेनी है गूगल से और पढ़ना शुरू कर देना, याद कर देना शुरू कर देना। इसमें कोई टेक्निक नहीं है, कोई इंजीनियरिंग नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। बस आपने वोकेबलरी की लिस्ट निकाली और रोज़ के 20 अल्फाज याद किए जाएँ, 3 महीने में आप तैयार होंगे। हम पढ़ रहे हैं ग्रामर। तो ग्रामर की जब आप लिस्ट निकालेंगे तो आप देखिएगा कि कौन कौन से टॉपिक हमने कर लिए हैं अब तक और कौन कौन से रह गए।
तो यहाँ पर लेसन जो है हमने जितने अब तक कर लिए 40 लेसन, उसमें काफ़ी हद तक हमने ग्रामर कवर कर लिए। अब जो रह गई है वो मैं आपको हिंट्स करा रहा हूँ यहाँ से, ताकि आप विद इन 10-20 मोर लेसन्स में हम ग्रामर जो है N5 की पूरी कंप्लीट कर लेंगे। जब ग्रामर कंप्लीट कर लेंगे हम, तो फिर हमारे पास रह जाएगा कांजी, लिसनिंग और वोकेबलरी आपने खुद करनी है। खांजी में आपको फिर लेसन आगे अपलोड करता रहूँगा रोज़ के रोज़, और लिसनिंग भी हम कोशिश करेंगे, क्योंकि सेटअप आपका ऐसा बनाएंगे लिसनिंग आपको लिसनिंग करके आपको दिखाएं और उसका सॉल्यूशन इधर हम पेश करें। तो लेट्स सी व्हाट हैपन्स। तो आपने फोकस रखना है कि हमने JLPT N5 जो एग्ज़ाम वो पास करना है इन वीडियोज़ के ज़रिए। तो उसमें जब आप लिस्ट निकालते हैं, ग्रामर की लिस्ट निकालते हैं, जब आप JLPT N5 ग्रामर लिस्ट, तो आप देखते हैं कि उसमें पॉइंट्स आते हैं गा अरु, गा इरु, ये क्या है, ठीक है। इसमें कोई बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हमने वर्ब्स पढ़े थे और रू पे ख़त्म होने वाले वर्ब्स पढ़े थे। अरु का मतलब है होना, मौजूद हूँ या मौजूद हूँगा। पहली लाइन हम क्या पढ़ते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी होता है और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस भी इसका मतलब हो सकता है। अरु से क्या बन जाएगा, अरीमस, ठीक है। तो ये कौन सा रू का कौन सा टाइप हो गई, ये वो स्वारू पैटर्न हो गया। तो ये रू पे ख़त्म हो रहा है वर्ब, तो जब रू पे ख़त्म वर्ब होता है तो हम सबसे पहले चेक करते हैं कि ये स्वारू पैटर्न है या ताबेरू पैटर्न है। तो ये स्वारू पैटर्न है, ठीक है। अच्छा, इसका नेगेटिव अभी क्या है, ये वही रेगुलर जो वर्ब्स हम पढ़ते हैं, रेगुलर फॉर्म और मस्ट फॉर्म, ठीक है। तो अरु जो है वो रेगुलर फॉर्म है, अरीमस जो है वो इसकी मस्ट फॉर्म है। अरु की मस्ट फॉर्म बन जाएगी अरीमस, नहीं है तो सिंपली हो जाएगा नाइदिस, मौजूद नहीं है, मौजूद नहीं है या मौजूद नहीं होगा। अच्छा, जिन लोगों को उर्दू पढ़नी नहीं आती उनको मैं बता देता हूँ, अरु का मतलब है मौजूद है या मौजूद होगा। मौजूद से मतलब एग्जिस्ट करता है नहीं है, जिस तरह उर्दू बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं नहीं है। तो मौजूद है या है एक ही बात है। मौजूद नहीं है, नाइदिस, और इसकी मस्ट फॉर्म क्या हो जाएगी, जैसे हम मस्ट फॉर्म बनाते हैं सारे वर्ब्स की, मस्ट से सू हटा के मा से एन लगा देते हैं, ठीक है। इसकी आपको बहुत ज़्यादा लाइनें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस ये आप एक हम से फॉर्म पढ़ लेते हैं इसकी, ठीक है। अरु से हो जाएगी, क्योंकि स्वारू पैटर्न है तो इसकी ते फॉर्म क्या बन जाएगी, अत्ते, होते हुए, मौजूद होते हुए, एग्जिस्टिंग, मौजूद होते हुए, ठीक है। जिन लोगों को उर्दू नहीं पढ़नी आ रही, वो मैं जो बोल रहा हूँ उसको हिंदी में या बंगाली में, नेपाली में, जिसमें आप लिखना चाहें लिख सकते हैं। अत्ते का मतलब मौजूद होते हुए, बीइंग, ठीक है। अरिमश्ते, इसकी मस्ट फॉर्म हो जाएगी अरिमश्ते। अरिमश्ते कोई ऐसा खास यूज़ नहीं होता, पता होना चाहिए आपको, ठीक है। अच्छा, अत्ता, अत्ता का मतलब है था, मौजूद था यानी मौजूद था, ठीक है। अत्ता, अच्छा जापानी अक्सर आपने सुना, हाँ अत्ता 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 अत्ता, क्या मतलब, हाँ हाँ था यानी मिल गया। यानी अत्ता का मतलब दूसरे लफ्ज़ों में आप कह सकते हैं मिल गया। हाँ अत्ता, हाँ मिल गया। अत्ता का मतलब असल मतलब क्या है, था। अरु का मतलब है और अत्ता का मतलब हो गया था। तो आपको कुछ चीज़ ढूंढना है, आपने यार वो चीज़ मिल नहीं रही, कहाँ है, तो आप लोग कहें हाँ अत्ता, हाँ वो मिल गई, हाँ है, यहाँ पे थी, ठीक है। तो अत्ता की मस्ट फॉर्म क्या हो जाएगी, अरिमश्ता, राइट। तो ये आपको 1 2 3 4 लाइनें कर लें, बस 4 लाइनें से ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, पूरी फॉर्म्स बनाने की ज़रूरत नहीं है इसकी। ये याद रहे कि ये वर्ब है, गा अरु और गा इरु। अब ये गा अरु, अच्छा इरु का क्या मतलब है, चलिए इरु की भी 4 लाइनें बना लेते हैं। इरु का भी मतलब यही है, मौजूद हूँ, मौजूद हूँगा। देखिए यहाँ पे मैंने लिखा था मौजूद हूँ, मौजूद हूँगा, फिर मैंने इसको हूँ को मिटा के है कर दिया और मौजूद हूँगा को मिटा के होगा कर दिया। क्या वजह है, इसका मतलब भी मौजूद है, इसका मतलब भी मौजूद है, फिर इसमें और इसमें फ़र्क क्या है, ठीक है। पहले हम फॉर्म बना लेते हैं। इरु की
मस्ट फॉर्म क्या हो जाएगी, ईमस। ठीक है, ईमस। इनाई, मौजूद नहीं हूँ, नहीं हूँगा, आमतौर पर नहीं हूँ के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, इरू या इनाई, इसकी मस्ट फॉर्म क्या हो जाएगी, इमासेन। ठीक है, इसकी ते फॉर्म क्या हो जाएगी, ईते, क्योंकि इरू जो है वो ताबेरू पैटर्न पे है। ठीक है, ये ताबेरू पैटर्न है और ये स्वारू पैटर्न है। स्वारू को मैं रोमन में क्यों लिख रहा हूँ पता नहीं, ये स्वारू पैटर्न है। आपको पता है हमने जब वर्ब्स पढ़े थे तो रू पे ख़त्म होने वाले वर्ब्स की हमने बात की थी कि दो तरह के होते हैं रू पे ख़त्म होने वाले। एक पैटर्न होता है स्वारू पैटर्न और एक होता है ताबेरू पैटर्न। अगर आपको वो क्लियर नहीं है तो वर्ब्स एंडिंग इन रू वाली जो वीडियोज़ हैं मेरी, उनको रिवाइज कीजिए, उनको देखिए, समझिए, उसके बाद फिर आप इसको समझ में आ जाएगा। ईते, होते हुए, होते हुए, इसका मतलब वो ये बीइंग, होते हुए। इसकी मस्ट फॉर्म क्या हो जाएगी, इमश्ते। ठीक है, इसका ता फॉर्म क्या हो जाएगी, ईता। देखिए ये है ते फॉर्म और ये है ता फॉर्म। ठीक है, हर वर्ब की ते फॉर्म और ता फॉर्म जैसे हमने बताया था कि इम्पॉर्टेंट होती है। ठीक है, तो इससे अरु से बन गया अत्ता, क्योंकि अरु जो है स्वारू पैटर्न का वर्ब है, इसलिए ये अत्ता हो गया। और ये इरु जो है वो ताबेरू पैटर्न पे है, तो ये ईता हो गया। ईता का मतलब वो ये था, मौजूद था, एग्जिस्ट कर रहा था। ठीक है, ईता, इसकी मस्ट फॉर्म हो जाएगी ईमश्ता। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रही बात। अब आप सवाल ये बनता है कि इसका भी मतलब वही है, इसका भी मतलब वही है, तो फिर इसमें और इसमें फ़र्क क्या है। जी, मैं फिर वो पॉइंट आउट कर दूं आपको कि जब मैंने यहाँ पे गलती से लिख दिया था मौजूद हूँ और मौजूद होऊंगा, फिर मुझे ख्याल अपनी गलती का एहसास हो गया, मैंने मिटा दिया। क्यों मिटा दिया मैंने, अरु जो लगता है वो बेजान चीज़ों के साथ लगता है। ठीक है, अरु जो है वो बेजान चीज़ों के साथ लगता है। अब मैं इतना भी कोई बेजान नहीं हूँ, ठीक है, कोई ऐसी वो बहुत ज़्यादा जान नहीं है मेरे अंदर, लेकिन बिल्कुल बेजान नहीं हूँ, तो मैं जानदार हूँ, इसलिए मुझे अरु में नहीं आएगा, मेरा शुमार इरु में होगा। वतशिगा इरु, मैं मौजूद हूँ। ठीक है, वतशिगा इरु, इससे पहले गा आता है। हेयानी, कमरे में कौन है, आपने आवाज़ लगाई कमरे में कौन है भाई, मैं कमरे में मौजूद हूँ, मैं कहूँगा वो हेयानी वतशिगा इरु, हेयानी वतशिगा इरु, कमरे में मैं मौजूद हूँ। हेयानी वतशिगा इरु। अच्छा जी, कमरे में कुर्सी है, अब क्या होगा, हेयानी ईसुगा अरु, हेयानी ईसुगा अरु या ईसुगा अरिमस। ठीक है, अच्छा जी, कमरे में मैं नहीं हूँ, हेयानी वतशिगा इनाई दिस। अब ये गा क्यों लगता है, वतशी वा इनाई क्यों नहीं है, वतशी गा इनाई क्यों है, कि जोर देने के लिए कि मैं के ऊपर जोर है। ठीक है, हेयानी ईसुगा अरिमस, कमरे में कुर्सी है, जोर दिया जा रहा है कुर्सी पे, इसलिए हेयानी ईसुगा अरिमस, कमरे में कुर्सी मौजूद है। लेकिन जब मैं कहूँगा कमरे में मैं हूँ तो मैं हेयानी वतशिगा अरिमस नहीं कहूँगा, हेयानी वतशिगा इमस। ठीक है, वतशिगा इमस। ठीक है, दरख्त पर किताब है, चलें फर्ज कर लेते हैं, दरख्त पर किताब है, तो क्या कहेंगे, खीनो उएनी, खीनो उएनी होंगा अरिमस। ठीक है, खीनो उएनी होंगा अरिमस। चलिए, अब आप कहते हैं कि भाई ये तो हमने पहले भी पढ़ा हुआ है कि खीनो उएनी या नेकोवा, नेकोवा खीनो उए दिस, ये खी की खांजी है, खी का मतलब दरख्त, नेकोवा खीनो उए दिस, बिल्ली दरख्त के ऊपर है। तो यहाँ तो आपने दिस पढ़ाया था, अब आप अरु और इरु पता नहीं क्या कर रहे हैं। देखिए
दिस भी लगा सकते हैं और अरिमस और इमस भी लगा सकते हैं। अरिमस इमस जो है ज़्यादा वाज़े करता है कि मौजूद हो, एग्जिस्टेंस को वो ज़्यादा एम्फेसाइज करता है। नेको व खीनो उवे दिस, जब हम अरिमस या इमस का इस्तेमाल करेंगे तो आप बताइए कि इरू लगाएंगे या अरु लगाएंगे? नेकोगा बिल्ली जो है वो खीनो उवे नी। अब जब हम अरु या इरू इस्तेमाल करेंगे तो पोजीशन के बाद नी लगाएंगे। उवे नी, मिगी नी, हिदारी नी, शितानी, नाकानी, सोतोनी। ठीक है, नहीं समझ आ रहा? उवे नी ऊपर, शितानी नीचे, मिगी नी दाएं पे, हिदारी नी बाएं में यानी बाएं तरफ, सोतोनी बाहर, नाकानी अंदर। ठीक है, तो नेकोगा खीनो उवे नी क्या लगेगा? इमस। नेकोगा खीनो उवे नी इमस। अब यहाँ पे इमस क्यों लगा है कि नेको जो है, नेको का मतलब बिल्ली, बिल्ली जानदार है, बेजान नहीं है, इसलिए उसके साथ इमस लगेगा। इस जुमले को हम इस तरह भी कर सकते हैं, गा इरू फॉर्म बनाने के लिए खीनो उवे नी, खीनो उवे नी नेकोगा इमस। राइट, ये समझ आ गई बात आपकी? असल में गा जो है, गा और वा के ऊपर एक पूरी एक लंबी चौड़ी बहस है। वो मैंने इसका फार्मूला ये बनाया कि जो चीज़ ना सब्जेक्ट हो ना ऑब्जेक्ट हो उसके साथ आप गा लगा दिया कीजिए। लेकिन यहाँ पर जो है गा जो है एम्फेसाइज करने के लिए, जोर देने के लिए कि दरख्त पे क्या है? बिल्ली है, तो बिल्ली के ऊपर जोर दिया जा रहा है। बिल्ली जो है वो है दरख्त के ऊपर। तो खीनो उवे नी नेकोगा इमस। जब भी पोजीशन बतानी होती है अरिमस या इमस के साथ, तो देखें यहाँ पे हमने क्या लगाया था? खीनो उवे दिस। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या लग रहा है? खीनो उवे नी इमस। ठीक है, तो जब भी आप अरिमस या इमस का इस्तेमाल करेंगे तो पोजीशन के साथ नी लगाएंगे। ठीक है, चलिए, मैं घर में हूँ। वतशी वा, वतशी की खांजी आप लोग पढ़ चुके हैं, आनी चाहिए आपको। ये वतशी है। वतशी वा उची नी इरू, मैं घर पे हूँ, या उची नी इमस दोनों लगा सकते हैं आप। ठीक है, ठीक है, लेकिन अगर मुझे ये नी या इरू नहीं लगाना हो तो क्या हो जाएगा? वतशी वा उची देश, वतशी वा उची देश, मैं घर पे हूँ, घर में हूँ। तो अब ऊंची यहाँ पे नी लगाया, पोजीशन के बाद नी लग रहा है, जबकि यहाँ पे कुछ भी नहीं लग रहा है, बस ऊंची के साथ दिस लगा दिया। ऊंचे देश, मैं घर पे हूँ। तो दिस जो है वो किसी के साथ भी लग सकता है, बेजान या जानदार का, इसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन गा अरु और गा इरू जो है वो जानदार और बेजान का फ़र्क करने के लिए लगता है। मिसाल के तौर पे कुर्सी के ऊपर पेन है तो क्या हो जाएगा? ईसु नो उवे नी पेन गा। अब क्या लगेगा? पेंगा अरु लगेगा या इरू लगेगा? पेन बेजान है इसलिए अरु लगेगा, बिल्कुल सही। पेंगा अरु या पेंगा अरिमस। ठीक है, ईसु नो उवे नी पेंगा अरिमस। ठीक है, अच्छा जी, कुर्सी के ऊपर पेन नहीं है, इसका नेगेटिव अगर बनाना है तो किस? ईसु नो उवे नी पेंगा अरु की नेगेटिव फॉर्म क्या है? नाहिदिस, पेंगा नाहिदिस। अगर आप पोलाइट फॉर्म में बोलना चाह रहे हैं तो क्या हो जाएगा? पेंगा अरिमासेन। ठीक है, नाहिदिस को आप रिप्लेस करते हैं अरिमासेन में। हम पढ़ चुके हैं कि वर्ब की एक रेगुलर फॉर्म होती है, एक पोलाइट फॉर्म होती है। इस वर्ब की पोलाइट फॉर्म आपने बनानी है तो अरिमासेन हो जाएगा, रेगुलर फॉर्म बनानी है तो नाहिदिस हो जाएगा। ईसु नो उवे नी पेंगा नाहिदिस। कुर्सी के ऊपर पेन नहीं है। ठीक है, कमरे में मैं नहीं हूँ तो क्या हो जाएगा? हेयानी हेयानी वतशिगा वतशिगा इनाई दिस। ठीक है, इनाई क्यों लग रहा है? इरू की नेगेटिव फॉर्म इनाई दिस। या इसके हम पोलाइट करना चाहें तो वतशिगा इमासेन
हे अनि वतशिगा इमासेन। ठीक है। घर में कौन है? उचिनी दारेगा दारेगा इमस का। उचिनी दारेगा इमस का, या आप रेगुलर फॉर्म बनाना चाहें बल्कि यहाँ पर हम रेगुलर फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। दारेगा इरू का या दारेगा इमस का। घर में उचिनी दारेगा इरू का या दारेगा इमस का, घर में कौन है? दारेमो इनाइदिस यो। दारेमो इनाइदिस। दारेमो का मतलब कोई भी, इनाइदिस नहीं है। ठीक है। उचिनी दारेमो इनाइदिस, घर पे कोई भी नहीं है। उचिनी दारेमो, अब गा की जगह हम यहाँ पे मो लगा देंगे। वा और गा पार्टिकल को जब हम मो से रिप्लेस करते हैं तो वा फिर आने की ज़रूरत नहीं होती। मो लगा दिया तो फिर वा या गा लगाने की ज़रूरत नहीं होती। उचिनी दारेमो इनाई इनाइदिस। उचिनी दारेमो इनाइदिस या उचिनी दारेमो इमासेन। उचिनी दारेमो इमासेन यो मैं आपको बता चुका हूँ, यो का कोई मतलब नहीं है, बोलने का एक स्टाइल है। दारेमो इमासेन यो कोई भी नहीं है। ठीक है। तुम्हारी जेब में क्या है? ठीक है। पोकेतोनी, पोकेट तो को हम कताकाना में लिखेंगे। क्यों? कि पॉकेट इंग्लिश का वर्ड है, इंग्लिश को कन्वर्ट किया जाए में। पोकेतोनी नानीगा अरिमस का। नानीगा अरिमस का। अब यहाँ पे नानीगारू का जेब में क्या है? अरू का। ठीक है। नानी का अरू का। अब चीज़ है ना, कोई चीज़ के बारे में पूछे। नानी का, जब नानी लगाए इसका मतलब कोई चीज़ होगी तो चीज़ बेजान होती है, इसलिए अरू लगाएंगे। या अरू की जगह हम मसवाम अरिमस का भी लगा सकते हैं। फोकेतोनी नानी का अरिमस का, जेब में क्या है? फोकेतोनी नानी मोनाई दिसियो। फोकेतोनी नानी मो नाइदिस या नानीमो अरिमासेन, मेरी जेब में कुछ भी नहीं है। फोकेतो नानीमो अरिमासेन यो, मेरी जेब में कुछ भी नहीं है। ठीक है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को अरू और इरू का फ़र्क समझ में आ गया होगा। फिर याद रखिए, अरू जो है वो बेजान चीज़ों के लिए आता है, इरू जो है वो जानदार के लिए आता है। ठीक है। तो जहाँ पर बेजान चीज़ें होंगी वहाँ पे अरू लगाएंगे। अरू का मतलब क्या है? होना, मौजूद होना, एग्जिस्ट करना। ठीक है। तो ये है फ़र्क अरू और इरू का। अच्छा, यहाँ पर एक और बात हम करते चलें। वतशिवा ईशा, मैं डॉक्टर नहीं हूँ। अब ये डॉक्टर की मौजूदगी की बात नेगेट नहीं हो रही। यहाँ पे क्या किया था? वतशिवा हेया नी इमासेन। ठीक है। वतशिनी हेया गा इनाइदिस, मेरी मौजूदगी को नेगेट किया जा रहा है। जब मैं कहता हूँ मैं डॉक्टर नहीं हूँ तो डॉक्टर की मौजूदगी को नेगेट नहीं किया जा रहा, बल्कि ये बताया जा रहा है कि मैं डॉक्टर नहीं हूँ। वतशिवा ईशा जानाइदिस, जानाइदिस। ठीक है। वतशिवा ईशा जानाइदिस, मैं डॉक्टर नहीं हूँ। लेकिन अगर मैं कहूँ कि कमरे में डॉक्टर नहीं है तो क्या होगा? हेया नी ईशा गा इनाइदिस या ईशा गा इमासेन। अब ईशा गा इमासेन लग रहा है यहाँ पे, ईशा जा नाइदिस नहीं लग रहा, ईशा जा इनाइदिस नहीं लग रहा, ईशा गा इनाइदिस लग रहा है। क्योंकि इनाई का मतलब है न गैर मौजूदगी शो कर रहे हैं, इरू का मतलब है मौजूद होना, कि डॉक्टर कमरे में मौजूद नहीं है। लेकिन अगर मैं किसी शख्स को कहूँ कि ये डॉक्टर नहीं है तो करे वा ईशा जानाइदिस। हामिद वा ईशा जानाइदिस, हामिद डॉक्टर नहीं है। ठीक है। अनातावा सेंसे जानाइदिस, आप टीचर नहीं है। तो यहाँ क्या लग रहा है? जानाइदिस। लेकिन अगर मैं कहूँ कि टीचर जो है वो क्लास में नहीं है तो क्या होगा? सेंसेवा, सेंसेवा या सेंसेगा लगा ले, सेंसेगा क्रासुनी
कुरासनी इनाइदिस या ईमासेन। सेन से हुआ कुरासनी ईमासेन, सेन से टीचर जो है वो क्लास में मौजूद नहीं। जब मौजूद नहीं होता है तो इनाइदिस या ईमासेन आता है, और जब किसी प्रोफेशन को, किसी भी चीज़ को नेगेट करते हैं तो वो होता है जानाइदिस। ठीक है, उम्मीद है समझ में आया होगा। कोई चीज़ समझ में ना आए तो मुझसे रब्ता कीजिए। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, किसी वक्त भी आप मुझसे सवाल कर सकते हैं, कुछ भी पूछना हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और ऑनलाइन मुझसे क्लासेस लेनी हो, सारी दुनिया से लोग मुझसे ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं, तो आप ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हैं मुझसे। और बाकी हम फोकस रखें कि हमने N5 पास करना है। अगर आप क्लास मुझसे नहीं भी लेना चाहते हैं तो आप मेरे खाली वीडियोस देखते रहें, कोई पैसा खर्च नहीं हो रहा आपका। आप वीडियोस देखें और आप क्लास जो है वो N5 पास कर सकते हैं। मेहनत शर्त है। वोकेबलरी आपने ख़ुद करनी है, ग्रामर हमने करनी है। यहाँ पे हम खांजी के लेसन्स करेंगे, वोकेबलरी आपने करनी है। ग्रामर जो है, ग्रामर क्या है कि अल्फाज को एक प्रॉपर वे में जोड़ना। ठीक है, वो उसके लिए आपको ग्रामर चाहिए। लेकिन जब आप के पास अल्फाज नहीं होंगे तो आप जोड़ेंगे क्या? तो अल्फाज बहुत ज़रूरी हैं। याद रखिए, लैंग्वेज इज़ नथिंग बट वोकेबलरी। तो वोकेबलरी अपनी बढ़ाते रहें, खांजी धीरे धीरे करते रहिए, और थोड़े दिन में आप देखेंगे कि आप N5 पास करने के काबिल हो गए। थैंक यू, अरिगातो गोजाइमाशिता।